हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फेलोफॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली क्लास में कहा था, क्योंकि इससे पिछली वाली क्लास तो हुई नहीं थी हमारी, लेकिन उनसे पिछली वाली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो बिल्कुल जैसा मैंने कहा था वैसा करूँगी भी। तो ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को ट्रिक्स बताई जाएगी। अब किसकी ट्रिक्स बताई जाएगी मैम? हमें ट्रिक्स किस चीज़ की बताई जाएगी? तो यूनिट सेकंड काफ़ी लेंथी है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मुझे सेकेंड यूनिट की ट्रिक्स के साथ आप लोगों के सामने लाना चाहिए, जिससे आपको उनके नाम याद हो जाए, नामकरण में समस्या ना आए, उनकी रचनाएं याद हो जाए, और जितने भी उसमें हमारे लेखक आते हैं, जितने भी हमारे कवि आते हैं, उसमें उनका नाम आपको याद हो जाए बिल्कुल सीरीज में। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ट्रिक्स लेकर आई। और क्योंकि आपको पता ही है कि सेशन काफ़ी बड़ा है, एक क्लास में करवाऊंगी तो आप लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। सो मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़े, हाफ हाफ करके करवाऊंगी, लेकिन उन एक ट्रिक्स को भी आप अच्छे से करेंगे तो मैं कहती हूँ कि डेफिनेटली आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि उनकी रिवीजन सेक्शन यहाँ हो जाएगी और उन्हें खुद फील होगा कि मैम वाओ व्हाट अ क्लास, क्या क्लास है। ठीक है, और जिन्होंने बिल्कुल भी हिंदी साहित्य को हाथ नहीं लगाया उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनको यहाँ पे पूरी पकी पकाई खीर मिलने वाली है। यस, सो रेडी हो जाइए पूरी पकी पकाई खीर खाने के लिए। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वो जान लेते हैं। तो जैसा कि जो भी स्टूडेंट्स न्यू आए हैं उन्हें मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस जो है वो टाइम टू टाइम उसकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। तो जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके कनेक्शन में हैं, जिनको यूजीसी नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल क्लास होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसे ज्वाइन करने से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। यहाँ आपको इनकी की सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी, लाइक एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो वैसे तो 8 जुलाई से जो है बताई गई है, आपको पता ही है, अगस्त की भी है और 8 जुलाई से जो है स्टार्ट की बात की गई है। बट अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है इसे लेकर कि एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। देखिए, एडमिट कार्ड आ जाते हैं, काफ़ी टाइम पहले आ जाते हैं, बट अभी नहीं आए हैं। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि शायद मे बी जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। हम लोग श्योरली नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के पूरे पूरे चांसेस है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आसाम में फ्लड जैसी सिचुएशंस हो रखी, फ्लड आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी रुक सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन, फिर भी हमें अपनी तैयारी करनी है, तो 8 तारीख से पहले पहले हमें अपनी 100% जो तैयारी है वो कर रखनी है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। यस, सो हमें तो जेआरएफ चाहिए। यस, तुम्हें जेआरएफ चाहिए ना, तो तुम्हें जेआरएफ चाहिए और मुझे तुम्हें जेआरएफ दिलवाना है। सो इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ एंड ऑल द बेस्ट माय ऑल स्टूडेंट। आई होप मुझे आप लोग प्राउड फील करवाओ कि यस, आपने जो है जेआरएफ ले लिया है। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग जेआरएफ हासिल कर लेंगे, नेट कर लेंगे, तो ज़रूर मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं, अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सभी के सभी। तो यहाँ पे वेबसाइट है www.ugcnet.com। तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे।
और यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर जाकर फिलर फॉर्म की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर भी आपको काफी बेनिफिट है, वहां पर आपको फ्री नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, यस सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून एंड राधे राधे। आई होप सारे स्टूडेंट अब आ गए हैं, और जो नहीं भी आए हैं तो आज उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इफ वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो। ठीक है, अभी नहीं कर पा रहे बट ऑफलाइन में क्लास अटेंड कर ले तो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज अगर वो नहीं कर पाएंगे तो वो बहुत कुछ उनका छूट जाएगा, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो चलिए, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास विद ट्रिक्स। तो विद ट्रिक्स के साथ चलने के लिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सो विद ट्रिक्स करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जब दोस्तों हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, येलो ठीक रहेगा कि रेड ठीक है? यस, रेड ठीक है। यस, हिंदी साहित्य के इतिहास। जब भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो इसे पढ़ने के लिए हम सोचते हैं यार ये तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, बट हम इसे किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से कवियों का विभाजन कर सकते हैं, किसमें कौन से कवि आते हैं, कौन से हमारे आधुनिक कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं, कौन से हमारे आदिकाल के कवि हैं, कौन से रीति के आते हैं, कौन से रीतिबद्ध है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी साहित्य के विभाजन की बात की गई है कि हिंदी साहित्य को किस तरीके से विभाजन किया जाए कि हमें उसे पढ़ने में आसानी हो, उसे समझने में आसानी हो। लेकिन इसके लिए हम किसी एक विद्वान का मत लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क देकर उसे समझाने का प्रयास किया, अपने तर्कों को सही साबित करने का भी प्रयास किया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सर्वमान्य की बात करते हैं, सभी कवियों, सभी विद्वानों की बात करेंगे कि सर्वमान्य जो विद्वान है उनके मत के अनुसार किस तरीके से हम हिंदी साहित्य का जो विभाजन है वे करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के विभाजन की बात करूं तो हिंदी साहित्य के विभाजन को 4 भागों में किया जाता है: आदिकाल में, पूर्व मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में और आधुनिक काल में। तो इस तरीके से 4 तरीके से विभाजन किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1000, यहाँ पे देखिए 1050 से लेके 1300, 1375, और पूर्व मध्यकाल की अगर बताए तो 1375 से 1700, उसके बाद उत्तर मध्य काल से तो 1700 से 1900, उसके बाद आधुनिक काल से देखें तो 1900 से अब तक का जो समय चल रहा है, तो 1900 से लेकर अभी तक का जो समय चल रहा है वो यहाँ पर जो है उस तरीके से इसका विभाजन किया गया है ना। अब ये तो है संवत में। कभी कभी क्या होता है कि ईस्वी में पूछ लिया जाता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ईस्वी का हमें कैसे पता चलेगा, ये तो हमें तो संवत में ही आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो भी टर्म आपके पास दे रखी है उसमें से माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है? 57 माइनस कर देना और आपका आंसर ईस्वी में आ जाएगा। सो आप अगर यहाँ पर 1050 है उसमें 57 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 993 ईस्वी आ जाएगा। तो ये बस ईस्वी में कन्वर्ट हो गया, वेरी इजी। ठीक है, तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो यहाँ तक तो सभी को समझ में आ जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो चार उसमें विभाजित किया है: आदिकाल में, पूर्व मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में और फिर आधुनिक काल में। अगर हम इन दोनों की बात अगर हम करते हैं, मतलब पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं और उत्तर मध्यकाल की बात करते हैं, तो इसे हम दोनों को मध्यकाल भी कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? इसे हम मध्यकाल भी कहते हैं। तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सर्वमान्य की बात करते हैं तो सर्वमान्य में हमारे पास सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही आते हैं, उन्हीं का नाम आता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए मेन,
और बाकी सारे के सारे जितने भी हैं हमारे, वो सारे के अनुसार आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में इसको विभाजित किया है। और इसका काल क्रम ये इस तरीके से बता दिया गया है। 1050 से 1300, 1375 से हमारा यहाँ पे 1700 आ जाएगा, 1700 से 1900 और 1900 से अब तक का जो समय है वह आप लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आदिकाल की बात करते हैं। तो सबसे पहला वाला हमारा आ रहा है आदिकाल का विवरण। जब हम आदिकाल के विवरण की बात करते हैं तो आदिकाल के विवरण को किस तरीके से विभाजित किया है अभी बताया मैंने। 1000 से लेके 1050 से लेके यहाँ पे 1300, 1375, तो ये इसका टाइम पीरियड आपको विक्रम संवत में बताया है। ठीक है, तो आदिकाल का समय इस तरीके का बताया यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि सभी जितने भी हमारे विद्वान हैं, कवि हैं, उनका मत अलग है। वे अलग अलग तरीके से इसको विभाजित करते हैं और अलग अलग तरीके से उनका जो समय है या नामकरण है या समय है उस काल को लेकर जो है उनके बीच में काफी मतभेद रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 1050 से लेके यहाँ पे 1375 तक का माना गया है। अगर हम ग्रिएसन की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग क्या माना गया है, उनके अकॉर्डिंग जो है 643 ईस्वी माना गया है। ठीक है, अगर हम द्विवेदी की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो उनके अकॉर्डिंग इसको 1000 ईस्वी माना गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मिश्र बंधुओं की तो मिश्र बंधु जो है उन्होंने जो है 643 ही माना है, मिश्र बंधु ने भी 643 माना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम राहुल सक्रेतियान की बात करें तो उन्होंने कितना माना है, ठीक है, उन्होंने जो है 760 माना है। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों के मत भी अलग अलग है और उन्होंने आदिकाल को इस तरीके से माना है कि आदिकाल का जो समय है वह इतना है। तो अलग अलग बता दिया मैंने, ग्रियसन का बता दिया, द्विवेदी का बताया, मिश्र बंधुओं को बताया, जो है राहुल सक्रेतियान का बताया। इसी तरीके से बहुत सारे और भी अन्य विद्वान हैं जिनका भी अलग अलग मत है, पर कुछ ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये वाला आपको बता रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको अलग अलग नाम दिए गए, इस काल का नाम अलग अलग रख दिया गया। वैसे तो आप लोगों को पता है कि इसे आदिकाल है, इसे आदिकाल कहते हैं। तो आदिकाल का नाम कवियों ने अलग अलग रखा, जैसे कि किसी ने रख दिया उसका आदिकाल चारण काल। ठीक है, आदिकाल रखा, चारण काल अलग आएगा। ठीक है, आदिकाल हो गया, चारण काल हो गया, बीजवन काल हो गया, वीर गाथा काल हो गया, सिद्ध सामंत काल हो गया, सिद्ध सामंत काल हो गया। ठीक है, फिर वीर गाथा, यहाँ पे आएगा वीर गाथा, वीर गाथा काल हो गया, सिद्ध सामंत काल हो गया। ठीक है, वीर काल हो गया, वीर काल भी है, वीर गाथा हो चुका है ऊपर। ठीक है, वीर काल हो गया। उसके बाद और कौन सा काल है, शून्य काल, प्रारंभिक काल भी है, अपभ्रंश काल भी है, अंधकार काल भी है, आदिकालीन साहित्य भी है। तो इस तरीके से ये अलग अलग नाम जो है वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना कि सिर्फ इतने ही नहीं है तो बहुत सारे, मतलब इसके बहुत सारे नाम दे रखे हैं आदिकाल के, लेकिन हम सबको यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमें इम्पोर्टेंट करना है, तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये नाम दिए किसने हैं। ठीक है, अगर हम आदिकाल की बात करें, ठीक है, तो आदिकाल जो नाम है वह किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए ताकि आपको भी याद रहे, याद होता रहे आपको साथ साथ। तो आदिकाल के साथ आप लिख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। फिर अगर हम बात करें चारण काल, ठीक है, अगर हम बात करें चारण काल की, तो चारण काल जो नाम है वो जॉर्ज ग्रियसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज ग्रियसन ने जो है चारण काल नाम दिया। उसके बाद है बीजवन काल, तो बीजवन काल जो है वो किसने दिया? यहाँ पर बीजवन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। उसके बाद आता है वीर गाथा काल।
वीर गाथा काल की बात करें तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया, वीर गाथा काल। फिर बात करूं अगर मैं सिद्ध सामंत काल की बात करूं तो वो राहुल साकृत्यायन जो है उन्होंने इसका नाम दिया सिद्ध सामंत। उसके बाद अगर हम वीर काल की बात करूं तो वीर काल नाम जो है विश्वनाथ प्रसाद ने दिया। तो विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल जो नाम है वह दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा आरंभिक काल। तो आरंभिक काल जो है वह किसने दिया, ये हमारा जो है मिश्र बंधु ने दिया। किसने दिया, मिश्र बंधु ने ये नाम दिया। आई होप ये सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि नीचे वाले एक्स्ट्रा हैं और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं जिनमें से प्रश्न बने हैं कई बार, उनको मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। प्रारंभिक काल की अगर हम बात करें, प्रारंभिक की स्पेलिंग गलत है, प्रारंभिक की बात करें अगर तो उसको जो है यहाँ पर प्रारंभिक काल जो है वो गणपति चंद्रगुप्त ने जो है कहा है। तो शून्य काल, प्रारंभिक काल कुछ भी कह लो, तो ये जो है हमारा गणपति चंद्रगुप्त जो है उन्होंने कहा है। उसके बाद अपभ्रंश काल की अगर बात करूं तो अपभ्रंश काल जो है धीरेन्द्र वर्मा प्लस गुलेरी जी ने जो है कहा है अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा और प्लस गुलेरी जी। उसके बाद आता है हमारा अंधकार काल। अंधकार काल जो है ये अगर हम बात करें तो कुलश्रेष्ठ ने जो है बताया है, तो कुलश्रेष्ठ का आएगा, यहाँ पे आदिकाल साहित्य नहीं आएगा। ठीक है, इतना सारा बता दिया मैंने आप लोगों को। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम किसने दिया है, क्या दिया है? देखिए ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें तो आपकी कोई रोका टोकी नहीं है, ये सब चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी, इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से और भी हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आदिकाल के जो नाम को लेके विभिन्न नाम मैंने आपको बताए, आदिकाल हो गया, चारण काल हो गया, बीचवन काल हो गया, वीर गाथा काल हो गया, सिद्ध सामंत काल हो गया, वीर काल हो गया, आरंभिक काल हो गया, शून्य काल हो गया, अपभ्रंश काल हो गया, अंधकार काल हो गया। तो ये सारे आपको मैंने बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो आदिकाल साहित्य लिखा था यहाँ पे नीचे, ये आदिकाल साहित्य यहाँ पर आना था, तो मैं इधर इसको लिख देती हूँ। चलिए अब ये कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने, आई होप आपको अच्छी लगेगी और आपको अच्छे तरीके से इसे समझना भी है। तो सबसे पहले मैं बात आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँ। पहले आदिकालीन साहित्य, जब हम बात करते हैं आदिकालीन साहित्य की, अब एक एक करके हमें लर्न करना है सारे के सारे जितने भी हमारे, मैंने आप लोगों को 4 बताए हैं, 4 भागों में से विभाजित करके बताया है, उन चारों को ही मैं अच्छी तरीके से करवाऊंगी। सबसे पहले आता है आदिकाल साहित्य। आदिकाल साहित्य जो है उसे कितने भागों में विभाजित किया गया? पूरे आदिकाल साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया गया है, और इन्हीं 6 भागों में जो विभाजित किया गया इसी के अंदर आपका पूरा का पूरा आदिकाल आ जाएगा। ठीक है, तो 6 भाग कौन कौन से, उन्हें पहले याद कर लीजिए, काउंट कीजिए। सबसे पहले नंबर 1 में आएगा सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य सबसे नंबर 1 में आएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए ताकि आप लोगों की रिवीजन साथ साथ होती रहे। उसके बाद आएगा जैन साहित्य, उसके बाद आएगा नाथ साहित्य, उसके बाद आएगा रासो साहित्य, उसके बाद आएगा लौकिक साहित्य, उसके बाद आएगा गद्य साहित्य। ठीक है, तो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, तो ये सारे के सारे साहित्य आपके मैंने बता दिए। अब इन्हें एक एक करके ट्रिक के द्वारा जो है हम इसे याद करेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले जब हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं तो हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि सिद्ध साहित्य में जो सिद्ध साहित्य में हमारे पास यहाँ पर अलग अलग जो है कौन कौन जो है इसमें आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैं पंक्ति लेकर आई हूँ, इसे ध्यान से देखेंगे। इसे मिटा देती हूँ मैं। सरशब की लुई डॉन है।
आपको सिद्ध साहित्य में क्या याद करना है? सरशब की लुई डॉन है, सिर्फ इतना याद करना है। अगर मैं सिद्ध साहित्यों की बात करूं तो आपके पास सिद्ध साहित्य कितने हैं? 84 आपके सिद्ध साहित्य हैं, सिद्ध साहित्य में। और इनकी रचना कौन सी है? आपको पता ही है, राहुल साकरेतियान के द्वारा जो है पहला जो सिद्ध साहित्य है वो कौन है? अगर मैं राहुल साकृत्यायन की बात करूं तो उनके अनुसार पहला जो है सिद्ध साहित्य कौन है? तो आपने बताना है सरहप्पा। क्या नाम बताना है आपने? सरहप्पा जो है उनका पहला जो है सिद्ध साहित्य कवि है। ठीक है, और सरहप्पा की रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। सरहप्पा की रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। तो आपको याद रखना है दोहा कोश है। और बाकी सिद्धों की जो रचना थी उसका नाम क्या था? चर्यापद। वेरी इंपॉर्टेंट, चर्यापद आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न कई बार बनकर आता है चर्यापद की किसकी रचना है। तो जब आए चर्यापद किसकी रचना है तो आपने बोलना है यह सिद्धों की रचना है। क्लियर है? दोहा कोश जो है सरहप्पा का है, सरहप्पा की रचना दोहा कोश है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ क्योंकि सभी के नाम हमें याद करने पड़ेंगे, सिद्ध साहित्य है और सभी के नाम याद करने पड़ेंगे। तो क्या है यहाँ पर हमारे पास ट्रिक? सरसब की लुई डॉन है। अब सरसब की लुई डॉन है क्या है? सबसे पहले स की बात करें तो स से आ जाएगा सरहप्पा, श की बात करें श से आ जाएगा शवरप्पा, फिर आ जाएगा की से आ जाएगा हमारा कुकरिप्पा, फिर हमारा लुई से आ जाएगा हमारा लुईपा, फिर डॉन से आ जाएगा हमारे पास डॉबिपा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे सिद्ध साहित्य आ गए। तो आगे की नहीं, इजी है ट्रिक। ठीक है, सरहप्पा, शरप्पा, कुकरिपा, लुईपा और डोइपा। तो ये सारे के सारे हमारे सिद्ध साहित्य के जो महत्वपूर्ण है वह सारे कवर अप यहाँ पर हो जाते हैं इस तरीके से, इस ट्रिक के माध्यम से। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, सरशब की लुई डॉन है, सरशब की लुई डॉन है। इसे 3-4 बार बोलिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ये सरशब की लुई डॉन है। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा सिद्ध साहित्य। अब आगे चलते हैं हमारे जैन साहित्य पे। जैन साहित्य में क्या आएगा? देखिए जैन साहित्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या पंक्तियां दे रखी है, पहले से पढ़ती हूं मैं। देवशाली की आस जिन विजय का मेरू है, इतना से याद रखना है आपको, सिर्फ इतना से याद। अभी आप सिर्फ यहीं तक याद कर लीजिए, सिर्फ इतना। देवशाली की आस जिन विजय का मेरू है, सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। और इसी के माध्यम से आप सारे के सारे जितने भी है इसके राइटर वो आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे कवि इनके माध्यम से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से, देव से हमारा कौन से आ जाएंगे? देव से आ जाएंगे देवसेन। देवसेन, अगर जहां हम बात करते हैं देवसेन की तो देखिए याद रखिए, आपके पास काफी बार प्रश्न आया होगा, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, सीरीज करवा रही थी, तब भी प्रश्न आया था। श्रावकाचार, श्रावकाचार जो है वह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? वह देवसेन की रचना है। किसकी रचना है? देवसेन की। तो आप इसके साथ देखिए लिखेंगे देवसेन, देवसेन के नीचे आप लिख सकते हैं श्रावकाचार। और अगर प्रश्न इस तरीके से आता है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो प्रथम रचना कौन है? श्रावकाचार ही है। ठीक है, श्रावकाचार जो है इसकी प्रथम हिंदी की रचना है, जो किसके द्वारा रचित है? देवसेन के द्वारा रचित है। तो देव से आ गया देवसेन। ठीक है, शाली, शाली से आ गया आपका शाली भद्रसूरी। ठीक है, आंत, ठीक है, यहां पर आता है हमारा आंत। ठीक है, तो आंत से आएगा आपका आशकू, आशकू, आशकू आएगा यहाँ पर। उसके बाद जिनविजय, जिनविजय से आएगा आपका जिनविजय। ठीक है, जिनविजय। और मेरू से आपका आएगा, मेरू से आपका क्या आएगा यहाँ पे? जिनविजय से आपका आएगा जिनविजय से आपका आएगा यहाँ पे जिनका सूरीधर, जिनका सूरीधर। उसके बाद मेरू से आपका क्या आ जाएगा? मेरू से आ जाएगा आपका मेरुतुम, मेरुतुम आ जाएगा यहाँ पे, मेरुतुम। जिन से आ जाएगा आपका जिनका धर सूरीधर, जिनका धर सूरी।
जिनकाधर सूरी आ जाएगा। विजय से क्या आ जाएगा आपका, विजय से आएगा आपका विजयधर सूरी, लिख लीजिए इसे, विजयधर सूरी। उसके बाद मेरू, मेरू से आ जाएगा आपका यहाँ पे मेरुतु। दोबारा बता रही हूं, देव से आ जाएगा देवसेन, शाली से आ जाएगा शालीभद्र सूरी, आज से आ जाएगा आपका आशकू, जिन से आ जाएगा आपका जिनकाधर सूरी, विजय से आ जाएगा आपका विजयधर सूरी, मेरू से आ जाएगा मेरुतु। तो ये सारे के सारे आपके जैन साहित्य के कवि हैं, ये सारे के सारे जैन साहित्य के कवि हैं। और अगर आपको याद होगा, इसमें से एक प्रसिद्ध जो रचना है वह पूछ ली जाती है, जो कि है रास। रास किसकी रचनी है, पूछा जाता है रास किसकी रचना है। तो रास जो है, रास एक, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है चरित्र काव्य, प्रसिद्ध रचना का नाम है रास उनके। और रास जो है वह जैन साहित्य की रचना है, प्रसिद्ध रचना है जैन साहित्य की रास। बहुत सारे बच्चे रासों को जोड़ लेते हैं, रास और रासो, रासो जो है वो अलग है, रासो जो है वह अलग है। रासो जो है वो चंद्रबरदई जो है उन्होंने लिखा है रासो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रास की। तो रास जो प्रसिद्ध है ये हमारे जैन साहित्यों वाले कवियों ने लिखा है। और यहाँ पर चरित्र काव्य भी इसको कहा जाता है। कौन सा काव्य कहा जाता है इसको, चरित्र काव्य भी कहा जाता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा जैन साहित्य के बारे में। आगे जैन साहित्य के अंदर ही हम और भी पढ़ते हैं कुछ। जैन, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जैन साहित्य के बाद हम पढ़ते हैं, जैन साहित्य के अंदर ही आता है अपभ्रंश के कवि। तो जैन साहित्य के अंदर आते हैं हमारे पास अपभ्रंश के कवि। और जब हमारे पास अपभ्रंश के कवि आते हैं तो उसमें हमारे को ये ट्रिक याद करनी पड़ती है। तो ये ट्रिक हमें याद करनी पड़ती है। ट्रिक क्या है, जो स्वयं पुष्पधन राम है अब, जो स्वयं पुष्पधन राम है अब, सिर्फ ये ट्रिक याद करनी है और आपको अपभ्रंश के सभी कवियों के नाम याद हो जाएंगे। वेरी इजी, इससे ज़्यादा इजी ट्रिक्स मैं आप लोगों के सामने नहीं ला सकती हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी ट्रिक्स नहीं हो सकती, जो आपको याद भी रहेगी और पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। 2 मिनट के अंदर आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। तो जो स्वयं पुष्पधन राम है अब आप कहोगे कि मैम ये क्या है, हमें नहीं समझ में आया अपभ्रंश के कवि कौन कौन हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप, जो से है जो इंदु, जो से है जो इंदु, स्वयं से है स्वयंभू, पुष्प से है पुष्पदत्त, धन से है धनपाल, राम से है राम सिंह, हे से है हेमचंद्र और अब से है अब्दुल रहमान। दोबारा बताऊं, जो से है जोईदू, अपभ्रंश के कवियों के नाम बता रही हूं। जो से है जोईदू, स्वयं से है स्वयंभू, पुष्प से है पुष्पदत्त, धन से है धनपाल, राम से है राम सिंह, है से है हेमचंद्र, अब से है अब्दुल रहमान। ठीक है, अब इससे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य है, वो भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि अगर मैंने बात की यहाँ पे जो से, तो जोईदू था। स्वयं से क्या था यहाँ पे हमारा, स्वयं से जो है हमारा स्वयंभू था। तो स्वयंभू को क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो आपने उत्तर देना है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे प्रश्न भी आपके क्लियर कर रही हूँ मैं। और इनका देखिए एक प्रश्न आया था आपको, अभी मैंने सीरीज कराई थी उसमें भी डाला था, पाउंचर्या जो है वो किसकी रचना है। तो पाउंचर्या किसकी रचना है, स्वयंभू की रचना है। और पाउंचर्या रचना को अपभ्रंश का रामायण भी जो है कहा जाता है। तो प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, अपभ्रंश का रामायण जो है वह किस रचना को कहा जाता है। तो आपने बताना है पाउंचर्या जो है उसे अपभ्रंश का रामायण भी जो है कहा जाता है।
तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब इसके साथ और भी है। अब जैसे पुष्प की बात करूं, मतलब पुष्पदत्त की बात करूं, तो पुष्पदत्त जो है उन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद व्यास। तो अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? यहां पर पुष्पदत्त को कहा जाता है। और यहां पर इनकी रचना अपभ्रंश की महाभारत कहलाती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि अपभ्रंश की महाभारत किसकी रचना को कहा जाता है, तो आपने बताना है पुष्पदत्त की रचना को अपभ्रंश की महाभारत कहा जाता है। उसके बाद इनमें से और कोई, हाँ, और यहां पर आप हेमचंद्र का ले सकते हैं। हेमचंद्र का जो काफी ज्यादा फेमस है, शब्द अनुशासन। शब्द अनुशासन जिसमें आपको प्रश्न जो है कहा, प्रश्न आया था इसमें से, पहला प्रश्न था मेरे ख्याल से हमारी पिछली क्लास का, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें पहला प्रश्न था पाणिनि जो है किसे कहा जाता है। तो पाणिनि जी जो है, पाणिनि जी शब्द अनुशासन जो है, इसी रचना को पाणिनि कहा जाता है। और यह रचना जो है हेमचंद्र की रचना है। उसके बाद और भी रचना है, जैसे कि यहाँ पे अब्दुल की, यहाँ पे संदेश, जो हमारे पास संदेश राशक जो है, ये वाली रचना भी है। ठीक है, तो अब्दुल रहमान की रचना है संदेश राशक। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछ ली जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं, यही सारे इंपॉर्टेंट बनते थे। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला साहित्य हमारा कौन सा है? नाथ साहित्य। जब बात करते हैं दोस्तों मैं नाथ साहित्य की, तो नाथ साहित्य की यहाँ पे ट्रिक क्या है हमारे पास? नाथ साहित्य की ट्रिक देख लीजिए क्या है। गौ और मत्स्य की ज्वाला भृतहरि की गोपी के पास है। गो और मत्स्य की ज्वाला भृतहरि की गोपी के पास है, ये इसकी ट्रिक है। और इस ट्रिक में ये क्या बताना चाहते हैं उसे समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आता है गो। गो से आएगा गोरखनाथ। यस, नाथ साहित्यों में सबसे पहले गोरखनाथ आ जाएंगे। गोरखनाथ के बाद आ जाएंगे मत्स्य, मत्स्य से मत्स्य सिंह। ठीक है, ज्वाला, ज्वाला से ज्वालेंद्र। फिर उसके बाद भरत, भरत से यहाँ पे आ जाएगा भरत, भरत यहाँ पे आ जाएगा भरत। और उसके बाद हमारा यहाँ पर आ जाएगा गोपी से गोपीचंद्र। ठीक है, तो ये सारे के सारे ही आपके क्या हैं? 9 नाथों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो नाथ कितने हमारे? 9 नाथ जो हैं उनकी चर्चा जो है यहाँ पर की गई है। गोरखनाथ हो गया, मत्स्य सिंह हो गया, ज्वलेंद्र हो गया, भरत हो गया और गोपीचंद्र हो गया। तो 9 नाथों की, 9 नाथ जो हैं, 9 नाथ जो है माने जाते हैं हमारे नाथों में। उसके बाद आता है हमारे पास आदिकाल, और इससे जो रिलेटेड जो प्रश्न आता है कि साहित्य आदिकाल और संत काव्य परंपरा, उनको बीच में जोड़ने का काम कौन करता है? आदिकाल और जो संत काव्य परंपरा है उसे बीच में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो आपने बताना है कि नाथ ही कैसी कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। किसको? आदिकाल को किससे जोड़ दिया? संत काव्य परंपरा से जोड़ दिया। साथ ही साथ यहाँ पे साहित्य का जो प्रभाव है, साहित्य का जो प्रभाव है पूरा का पूरा वो देखने को मिलता है। मतलब ये यहाँ पर नाथ साहित्य का प्रभाव पूरा पूरा किसमें देखने को मिलता है? कबीर दास पे नाथ साहित्य का काफी प्रभाव पड़ा था और उनकी रचनाओं में भी नाथ साहित्य का जो प्रभाव है वह देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आ जाता है हमारा रासो साहित्य। रासो साहित्य में क्या है? रासो साहित्य का हमारी ट्रिक क्या है? पृथ्वी पर जय बिसल बोल, कुमान पदम पहेली खोल, हमीर विजय की लता पर पताका। तो ये सारी का सारा आपको याद करना है। दोबारा बता रही हूँ, पृथ्वी पर जय बिसल बोल, कुमान पदम पहेली खोल, अमीर विजय की लता पर पताका। तो ये हमारी रचनाएं हैं, इन्हें याद करना है आपने।
सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी से आपके दिमाग में क्या आएगा, पृथ्वीराज रासो। पहले मैं ऊपर वाला मिटा देती हूँ। पृथ्वी, पृथ्वी से आ जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जिसे हम वीर गाथा काल भी के अंदर भी जो है मानते हैं, ठीक है। तो आप क्योंकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रासो साहित्य को जो है वीर गाथा काल नाम दिया है, ठीक है। ये आप याद रखना, क्योंकि प्रश्न बनकर आ जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को अपना वीर गाथा काल जो है वो नाम दिया है, तो वो है रासो साहित्य, ठीक है। रासो साहित्य को ही उन्होंने जो है वीर गाथा काल का नाम दिया है। तो पृथ्वी से आ जाएगा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जय। तो जय से जो भी हमारी रचनाएं हैं, जैसे जय मयंक हो गया, जय चंद्रिका हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की रचना जो है वो उससे जय से आपको याद आ जाएगा। उसके बाद आता है बीसल। बीसल से आपको क्या याद आएगा, बीसल से आपको आएगा बिसल, बिसल प्रेमी राशो, ठीक है। तो बिसल प्रेमी राशो जो है वो आ जाएगा। उसके बाद और यहाँ पर क्या है, खुमान। खुमान से कौन सा आ जाएगा आपका, खुमान से आपका आ जाएगा खुमान रासक, रासक नहीं खुमान, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर पदम पहेली खोल। उसके बाद हमीर, हमीर से, हमीर से आ जाएगा आपका हमीर रासो। हमीर से कौन सा आ जाएगा, हमीर रासो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, विजय। विजय से आपका क्या आएगा, विजय से विजय पोल रासो, विजय पाल रासो, ठीक है। उसके बाद की आ जाएगा, की से क्या है हमारी कीर्ति लता, ठीक है। और वी से हमारी विद्यापति पदावली भी आ सकती है ना, वी से। तो विद्यापति, तो यहाँ पे हमारे पास प दे रखा है ना, प से यहाँ पे आपको पदावली भी लिख सकते हो। पदावली जो है वो किसकी है, विद्यापति की है पदावली। उसके बाद हमारे आ जाता है पहेली, ठीक है। तो यहाँ पे पदम से आ जाएगा आपका पदावली जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद यहाँ पर पदम के बाद आता है पहेली। पहेली से जो है अमीर खुसरो की पहेलियाँ याद आ जाएगी। उसके बाद आता है खोल। खोल से आ जाएगा आपका कीर्ति पताका, ठीक है। खोल से कीर्ति पताका आ जाएगा। उसके बाद बाकी मैंने सारे साथ में बता ही दिया आपको। एक बार फिर रिपीटिशन कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक बार अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स याद हो गई ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके हर जगह काम आने वाली चीज़ है ये। आगे जाके आप टीचर बनोगे तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसलिए इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा ही बेटर होगा। ये मत सोचना कि छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो बन के आएंगे। अब बात करते हैं पृथ्वी की, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया बार बार, पृथ्वीराज रासो हो गया, यहाँ से जय से हो गया जय मयंक, जय चंद्रिका, ठीक है। बिसल से हो गया बिसल चंद्रिका, बिसल प्रेमी, ठीक है, प्रेणी रासक, ठीक है। इस तरीके से जो है आप कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पर और आ जाता है हमारे पास खुमान, ठीक है। खुमान से आ जाएगा आपका खुमान रासो। पदम, पदम से आ जाएगा पदावली। फिर आएगा पहेली, पहेली से आएगा अमीर खुसरो की पहेली, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, ठीक है, पहेली हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमीर। हमीर का आ जाएगा आपका हमीर रासो, ठीक है, जो हशर की है। अगर आप लिखो तो श्रृंगधर की भी लिख सकते हो, ठीक है। श्रृंगधर भी आप लिख सकते हो, हशर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद
विजय की अगर हम बात करूं तो विजय रासक जो है वो नवीन नल सिंह भट्ट की है। विजय पॉल रासो जो है नवीन नल सिंह भट्ट की है। ठीक है, उसके बाद की से आ जाता है हमारा कीर्ति लता। ठीक है, उसके बाद हमारे कीर्ति लता के बाद क्या आएगा, पताका। पताका से कौन सी आएगी, कीर्ति पताका। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बनती है दोस्तों, जो आपको याद करनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने 4 जो है आपको करवा दिए, सिद्ध साहित्य करा दिया, जैन साहित्य करा दिया, नाथ साहित्य करा दिया और रासो साहित्य भी करवा दिया। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा आ जाता है हमारे पास लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य की अगर मैं बात करूं तो अमीर खुसरो की विद्या सुख, अमीर खुसरो का विद्या सुख। तो इसके अंदर सारे आ जाएंगे, जैसे मुकरियां आ जाएगी, पहेलियां आ जाएगी। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है, मुकरियां, पहेलियां, सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। इसके बाद है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य की ट्रिक देखिए, आपके सामने लिखी हुई है गद्य साहित्य की। ज्योति का रोज दामोदर निकाला, ज्योति का रोड़ा दामोदर ने निकाला। ठीक है, ज्योति का रोड़ा, रोड़ा आएगा यहाँ पे। ठीक है, दामोदर ने निकाला। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे ज्योति। अब ज्योति से क्या है, ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर। और आपको याद होगा ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना बार बार पूछ लेते हैं, तो उनकी रचना का नाम क्या है, वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर। देखिए मैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही जो बार बार रिपीटिशन में आए हैं। तो वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे आपके रोड़ा। रोड़ा से आपको याद रखना है, यहाँ पे रोड़ा कवि है तो उसके अनुसार ही कौन से कवि है, रोड़ा कवि। कौन से कवि, रोड़ा कवि है। और उनकी रचना का नाम क्या है, राउल बेल। राउल बेल। तो राउल बेल उनका नाम है। और इसको चंपक काव्य श्रेणी में भी लिया जाता है, चंपक काव्य श्रेणी में इसको लिया जाता है। तो प्रश्न आए तो याद रखना। उसके बाद आता है हमारे पास, रोड़ा के बाद आता है दामोदर। दामोदर क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, इनकी रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ज्योतिश्वर ठाकुर की है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, रोड़ा कवि जो है वो राउल बेल की है, चंपक काव्य श्रेणी। दामोदर जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको इस ट्रिक्स को याद करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को रासों की व्युत्पत्ति की लेकर जो है काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो बनकर आ जाते हैं। तो किस तरीके से रासो जो है उसका जन्म हुआ है, उसकी व्युत्पत्ति हुई है, वो जो है उसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये ट्रिक याद करनी है और इससे आपको उनके सारे राइटरों के नाम याद हो जाएंगे कि किसने किस तरीके से व्युत्पत्ति करके इसका क्या नाम रखा। ठीक है, सबसे पहले है आशा। यहाँ पे नो सॉरी स्टूडेंट, हाँ जी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रासो शब्द की व्युत्पत्ति। तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर याद करना है, काशी और जायस कवि जाने रहस्य को। काशी और जायस कवि जाने रहस्य को, नंद समझे रास, चंद हजारी विश्व का रासक पर है विश्वास, शुक्ल कहे रसायन। सिर्फ इतना याद करना है, काशी और जायस कवि जाने रहस्य को, नंद समझे रास, चंद हजारी विश्व का रासक पर है विश्वास, शुक्ल कहे रसायन।
ठीक है, अब इनका मतलब समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास सबसे पहले आते हैं यहाँ पर काशी। काशी से क्या आ जाएगा, काशी से आएगा विश्वनाथ प्रसाद, जिनको काशी कहा जाता है, विश्वनाथ प्रसाद काशी। उसके बाद आता है हमारा जायस कवि। ठीक है, जायस कवि आ गए। और अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो काशी है और जो जायस कवि है, इन दोनों ने मिलकर रासों को क्या माना, रहस्य माना है। इन दोनों ने मिलकर रासों को क्या माना, रहस्य माना है। उसके बाद क्या आता है अगला, नंद, नंद से आ जाएगा आपके नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद चंद्र से आ जाएगा आपका चंद्र बदई। ठीक है, हजारी से आएगा हजारी प्रसाद। उसके बाद आ जाएगा विश्व से क्या आएगा आपका, विश्वनाथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे विश्वनाथ हो गए। दोबारा याद करेंगे, काशी और जायस कवि दोनों ने क्या माना है, रहस्य माना है। फिर आते हैं हमारे नंद ने क्या माना है, नंद ने रास माना है। नंद ने रासों को क्या माना है, रास माना है। काशी और जायस कवि ने रहस्य माना है। उसके बाद नंद ने इसे रास माना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे चंद्र कौन है यहाँ पर, चंद्रबदई हो गए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, चंद्रबदई हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए। ठीक है, विश्वनाथ हो गए। इन्होंने क्या माना है, इन्होंने रासक माना है। क्या माना है, रासक माना है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारे शुक्ल जी। तो शुक्ल जी ने क्या माना है, शुक्ल जी ने अपना रसायन जो है इसको माना है। आई होप क्लियर हो गया होगा, तभी मैं बीच में ब्रेक दे रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाए। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के मत। अब पृथ्वीराज रासो के को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। और आपको याद होगा कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था जब हम लोग यूनिट कर रहे थे, लास्ट वाली यूनिट कर रहे थे, उस वक्त मैंने ये करवाया था आप लोगों को। तो अब पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं। रासो की व्युत्पत्ति देख लिया आपने, रासो के साहित्य के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन उसके रचनाकार है, कौन कौन उसके जो है किन्होंने ने पोयम जो है वो लिखी है। ठीक है, अब हम पृथ्वीराज रासो के मत की बात करेंगे कि उनकी सोच क्या है, उनका मत क्या है, वे क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास प्रमाणिक रासो। प्रमाणिक भी है, अर्ध प्रमाणिक भी है और अप्रमाणिक भी है। प्रमाणिक मतलब जो लोग मानते हैं कि रासो जो है, रासो के लिए, रासो की उनकी जो विचारधारा है वो पॉजिटिव है, वो मानते हैं, तो वो उनको प्रमाणित मानते हैं। उसके बाद जो अर्ध प्रमाणित है, जिनको हम नहीं मानते, वो हमारे लिए क्या है, अर्ध प्रमाणिक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, अप्रमाणिक कवि जो है, फिर वो आगे अप्रमाणिक कवि आगे। तो ये अलग अलग कवियों के नाम मैंने आपको बता दिए। प्रमाणिक हो गया, ठीक है, अर्ध प्रमाणिक हो गया और साथ ही साथ अप्रमाणिक कवि हो गया। अब इनकी ट्रिक्स को याद करेंगे। सबसे पहले पहली ट्रिक्स क्या है हमारे पास, प्रमाणिक की बात करें तो मथुरा के पांडवों ने कर्नल श्याम को प्रमाणिक मिश्री खिलाई। मथुरा के पांडव के कर्नल श्याम को प्रमाणिक मिश्री मिलाई। ठीक है, तो फिर अब यहां पर देखेंगे मथुरा से क्या बनेगा आपका, मथुरा से आपका आएगा माथुर। ठीक है, मथुरा से क्या बन जाएगा आपका, माथुर। ठीक है, माथुर प्रसाद बन जाएगा। उसके बाद आपका म से ही क्या बनेगा, मिश्र बंधु। म से ही आपका मिश्र बंधु बन जाएगा। उसके बाद आता है पांडव से आएगा पंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पांडव से आ जाएगा यहाँ पर पनी। ठीक है, पांड्या जो है पांडेलाल विष्णुलाल मोहन का है ये। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पृथ्वीराज रासो के
ठीक है, तो पहला वाला आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने बताया आपको, पहला माथुर, माथुर के बाद पांडव में आपका आ जाएगा, माथुर हो गया, मिश्र बंधु हो गया, ठीक है, पांडव में आपका हो गया पांड्या, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कर्नल, कर्नल से आपका क्या आ जाएगा, कर्नल जॉनस्टोंग, ठीक है। फिर आ जाएगा श्याम, श्याम से आपका आएगा श्याम सुंदर दास। और यही दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो कर्नल, कर्नल, कर्नल जैमस्टोन हो गया, और श्याम, श्याम सुंदर दास हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम अर्थ प्रमाणिक। तो अर्थ प्रमाणिक के अंदर क्या आता है, सुनी सुनी 10, सुनी सुनी 10 हजारी की, सुनी सुनी 10 हजारी की। तो यहाँ पर ट्रिक क्या होगी, सुनी से होगा सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति से क्या होगा, सुनीति कुमार चटर्जी। मुनि से क्या होगा, मुनि जिनविजय, मुनि जिनविजय। दशरथ से क्या होगा, दश से आएगा दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा। उसके बाद हजारी, हजारी से आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये इसका सही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये इसका सही ट्रिक की तरह से यूज है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जिन्होंने अप्रमाणिक माना है, कुछ ने तो प्रमाणिक माना, कुछ ने अर्ध प्रमाणिक मतलब आधा प्रमाणिक माना, आधा नहीं माना, और कुछ ने जिन्होंने अप्रमाणिक माना है, माना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कवि राम कुमार ने गौरी दत्त, गौरी देव पर वलूर के अप्रमाणिक फूल बिछाए, ठीक है। तो यहाँ पे कवि, कवि का क्या आ जाएगा, कवि का आएगा कविराज मुनिजन, ठीक है। तो कवि से आएगा कविराज मुनिजन, मुनिराज कह दो, कविराज कह दो, कुछ भी कह दो। उसके बाद आगे आ जाएगा राम, राम से राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल राम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा गौरीदत्त, गौरीदत्त का क्या आ जाएगा, गौरीदत्त है शौरी, शौरीचंद्र, शक्रचंद, शंकरचंद्र हो गया, हीरानंद ओझा हो गया। तो ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे, गौरीचंद, शंकरचंद, हीरानंद चंद, ओझा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे गौरी देवी, देवी, देवी से आ जाए, गौरी से तो ये बन गया ना, गौरी चंद्र हो गया, शंकर चंद्र हो गया, हीरानंद ओझा हो गया। और अगर हम बात करें ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा कविराज मुनिराज, ठीक है। राम से आ जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद गौरी से आ जाएगा आपका गौरीदत्त, शंकरचंद, हीरानंद ओझा। देवी, देवी से आ जाएगा आपका देवी प्रसाद, ठीक है। वूलर, वूलर से आएगा डॉक्टर वूलर। हो गए सारे, यही तो है, सारे के सारे हो तो गए। तो इन्होंने अप्रमाणित माना है, समझ लिया। पृथ्वीराज रासो के मत, पृथ्वीराज रासो ने किसमें, किन्होंने प्रमाणिक माना है उनके नाम बता दिए, अर्ध प्रमाणिक माना है उनके नाम बता दिए, और अप्रमाणिक माना है उनके नाम भी बता दिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न बनकर आएंगे, तो आपको इसको अच्छी तरीके से कवर अप करना है। मैंने इतना करवा दिया आप लोगों को। भक्ति काल जो है वो मैं आज शुरू नहीं करवाऊंगी, क्योंकि भक्ति काल करवाऊंगी तो फिर वो बीच में अटक जाएगा, ठीक है, और फिर जो है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। भक्ति काल कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आई होप आपको यहाँ तक कवर अप हो गया होगा। एक बार दोबारा से फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आप लोगों को सारा का सारा जो भी मैंने आपको पढ़ाया अभी। सबसे पहले मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य का विभाजन पढ़ाया, ठीक है। विभाजन में मैंने आपको आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल के बारे में बताया, उनका समय पीरियड बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको कि आदिकाल का नाम जो है अलग अलग रखा गया, सभी आचार्य ने अलग अलग रखा। आदिकाल, चारण काल, बीजवन काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, ठीक है, वीर काल, आरंभिक काल। तो इस तरीके से अलग अलग ने अलग अलग नाम दिए। फिर मैंने आपको आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ाया। आदिकालीन साहित्य के अंदर हमारे सिद्ध साहित्य आते हैं, ठीक है, जैन साहित्य आते हैं, नाथ साहित्य आते हैं, रासो साहित्य आते हैं, लौकिक साहित्य आता है और गद्य साहित्य आते हैं, ठीक है। तो ये सारे साहित्य के बारे में मैंने आपको पढ़ाया,
ठीक है, जिसमें मैंने सिद्ध साहित्य के आपको ट्रिक जो बताई वो थी शरशब की लुई डॉन है। जैन साहित्य की ट्रिक बताई मैंने देवशाली की आत जिन विजय का मेरू है। ठीक है, उसमें मैंने अपभ्रंश के कवि बताए जो स्वयं पुष्पधन राम है। अब फिर नाथ साहित्य में आपको मैंने गो और मत्स्य की ज्वाला भर्तहरि की गोपी के पास है। रासो साहित्य मैंने आपको बताया पृथ्वी पर जय बिसल बोल गुमान पदम पहेली खोल हमीर विजय की लता पर पताका, ये रासो साहित्य बताया। लौकिक साहित्य में मैंने अमीर का विद्या सुख जो है बताया कि मतलब सारी की सारी आ जाएगी। गद्य साहित्य में मैंने आपको ट्रिक बताई ज्योति का रोज दामोदर ने निकाला। तो इस तरीके से मैंने आपको 6 जो है अपने आदिकालीन साहित्य जो है उसके बारे में आपको समझाया। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है रासों की जो है व्युक्ति जो है मानी गई, तो उन कवियों को किसने कैसे मानी उसको कैसे याद करेंगे। तो मैंने बताया आपको काशी और जायस कवि जाने रहस्य को नंद समझे रास चंद हजारी विश्व का रासक पर है विश्वास शुक्ल कहे रसायन। तो यहाँ पे काशी और जायस कवि जो है वो रहस्य को मानते हैं रास, नंद जो है वो रास को मानते हैं रासो, और जो चंद है चंद्रबद्दाई हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो विश्वनाथ है वो रासक को मानते हैं, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वह रसायन को रासो मानते हैं। और इस तरीके से रासो की व्युक्ति हुई है। ठीक है, सभी के सभी एक साथ याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने बताया पृथ्वीराज रासो के मत के बारे में कि पृथ्वीराज रासो को लेकर कुछ ने उनको प्रमाणिक माना है, कुछ ने उनको अप्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक, और कुछ ने उनको अप्रमाणिक माना है। ठीक है, प्रमाणिक उसके बाद मैंने आपको ये बताया। और ठीक है, तो जिन्होंने प्रमाणिक बताया तो उसकी ट्रिक सामने लिखी हुई है। मथुरा के पांडवों ने कर्नल श्याम को प्रमाणिक मिश्री खिलाई, तो जिसमें हमारे माथुर आ जाते हैं, मिश्र बंधु आ जाते हैं, मोहनलाल आ जाते हैं, पांड्या मोहनलाल जिनका नाम है, फिर कर्नल जेम्स स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं और श्याम सुंदर दास आते हैं। जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपके कर्नल और श्याम सुंदर। तो कर्नल जेम्स और श्याम सुंदर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से काफी प्रश्न बनकर आते हैं। अर्ध प्रमाणिक बताया मैंने सुनी मुनि 10 हजारी, ठीक है, हजारी की। तो सुनी मुनि 10 हजारी, जिसमें मैंने सुनी का सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि का मैंने मुनि जिन विजय, दश का दशरथ शर्मा और हजारी का हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद मैंने आपको अप्रमाणिक बताया। अप्रमाणिक में मैंने बताया कवि राम कुमार ने गौरी देवी पर वूलर की अप्रमाणिक फूल बरसाए या चढ़ाए। ठीक है, तो कवि राम कुमार ने गौरी देवी पर वूलर के अप्रमाणिक फूल चढ़ाए। तो कवि से आ गया कविराज मुनिराज, राम से आ गया रामचंद्र शुक्ल, गौरी से आ गया गौरी चंद्र शंकर चंद हीरानंद ओझा। उसके बाद देवी से आ गया देवी प्रसाद और वूलर से आ गया डॉक्टर वूलर। तो ये सारे के सभी ने जो है इसे अप्रमाणिक माना है। आई होप यहां तक आपको सब समझ में आ गया होगा, वो भी अच्छी तरीके से। इसे बार बार याद कीजिए, बार बार ट्रिक्स को लिख कर देखिए, याद कीजिए। ये ट्रिक्स आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि ये काफी बेनिफिट देगी आपको। इससे आपको एग्जाम में टाइम की जो है वो बचत होगी, आपका टाइम बचेगा, आप जल्दी से आंसर कर पाओगे। देखिए हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ यही होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से हम 2 तो कैसे ना कैसे करके नेगलेक्ट कर ही देते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर ही देते हैं, लेकिन 2 रह जाते हैं। तो उन 2 को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए ये ट्रिक आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कितने सारे प्रश्न हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से उठकर आते हैं, तो वो सारे आपके चुटकी भर में सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्लास इतनी अच्छी गई है और इससे आगे वाली क्लासेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो भी बहुत अच्छी जाने वाली है। सो कोई भी क्लास को मिस ना करे, क्लास को अच्छी तरीके से अटेंड करें और जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, तो क्लास ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड आई होप आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगेगी। और ट्रिक्स की जो क्लास थी, तो अगर अच्छी लगी क्लास को तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। और साथ ही साथ आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक की आईडी है राधे ज्योति, RADHEYJYOTI। तो ये राधे ज्योति मेरी आईडी है। फेसबुक फिलर फॉर्म की पिक लगी हुई है, एक पर्सनल भी है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मुझसे बात करनी तो आप लोग बात भी कर सकते हैं। आई होप आपका दिन अब अच्छा हो और इसे अच्छी तरीके से पढ़िए। सो ऑल द बेस्ट,
बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। राधे राधे। श्री राधे, हरे कृष्णा।